कारक प्रकरण में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र हम पढ़ रहे हैं। सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणा मणि कर्ता स्तनो। ये सूत्र कहता है गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भोजनार्थक और अकर्मक धातुओं का जो अण्यंत अवस्था का कर्ता उसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। हम सब जानते हैं कि निज प्रत्यय दो अर्थ में लगता है, एक स्वार्थ में और एक प्रेरणा। जब किसी भी धातु में हमें प्रेरणा अर्थ को जोड़ना है तो हम उस धातु से निच प्रत्यय लगा देते हैं, जिससे पढ़ना और पढ़ाना। तो पठ धातु से जब हमने निच लगाया तो हमें पाठयति ये रूप मिला। जब भी किसी भी क्रिया में प्रेरणा होती है तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रेरणा करने वाला और एक उस कार्य को करने वाला। जैसे गुरु शिष्यों को पढ़ाता है, तो गुरु पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और शिष्य पढ़ रहे हैं, तो दोनों करता है। ऐसे में जो क्रिया की प्रेरणा देते हैं उन्हें हम प्रयोजक कर्ता कहते हैं, और जो उस क्रिया को कर रहे हैं उन्हें हम प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। करवाने वाला प्रयोजक करता है, करने वाला प्रयोज्य करता है। ओके। हाँ, उसमें न्यंत मतलब जिसके अंत में निच लगा है उसको न्यंत। जैसे पठ धातु के अंत में निच लगा है ना, पाठयति बनने के लिए निच लगा, तो पाठयति जो रूप है वो न्यंत अवस्था है जिसमें निच अंत में है, न्यंत। नी प्लस अंत हो गया न्यंत। ओके, तो न्यंत यानी मतलब जब भी ऐसे प्रेरणा के अर्थ में ये धातुएं यूज हो, वो भी सब धातुएं नहीं, वो धातु जो गति का अर्थ देती है, जो चलने दौड़ने उस अर्थ में है, वो धातुएं जो ज्ञान का अर्थ देती है, ज्ञानार्थक, और भोजनार्थक जो भोजन का अर्थ देती है, जैसे खिलाना पिलाना, जो भी मतलब खिलाना भी, और अकर्मक जिनमें कोई कर्म ही नहीं होता वो धातु। इन धातु में जब निच लगेगा, जब वो प्रेरणा अर्थ में यूज होगी, तब जो प्रयोज्य करता होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। दिस इज बेसिकली द पॉइंट। दो करता है, एक प्रयोजक एक प्रयोज्य। करवाने वाला प्रयोजक है, करने वाला प्रयोज्य है। तो जो करने वाला है उस कर्ता में उस कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय लग जाएगी। श्वेता भाभी को हो गया क्लियर? एक बार वो डेफिनेशन रिपीट करना ना, जो क्रिया की प्रेरणा देता है वो है प्रयोज्य। वो प्रयोजक करता, प्रयोजक प्रेरणा देने वाला प्रयोजक, और उस कार्य को करने वाला प्रयोज्य। जैसे खिलाने में जो कवा दे रहा है वो प्रयोजक, खाने वाला प्रयोज्य। तो द्वितीय किसको लग रही है? प्रयोज्य को। प्रयोज्य को द्वितीय लग, प्रयोज्य में कर्म संज्ञा हो रही है, कर्म संज्ञा होने के बाद ओके। हाँ, सिद्धि जी क्लियर? अपने हिसाब से संपादन हो रहा था, लेकिन इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो रही। हाँ हाँ, प्रयोज्य मुझे लगता है ये मतलब इसमें मेरे को एक डिबेट लग रही है कि इसको संप्रदान माने या सेकंड कर्ता माने, दो कर्ता माने यहाँ पे या संप्रदान माने। तो इसलिए मैं इस विषय को अभी नहीं छूना चाह रही, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग एक बार बंद करी। मेरा रीजन यही था कि यहाँ मेरे को थोड़ी डिबेट खड़ी होती लग रही है, तो इसको संप्रदान वाले विषय को छोड़ देता। बंदे ये सोचते हैं दो करता है कि माता जी क्लियरली लिख रही है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। प्रयोजक प्रयोज्य, जो प्रयोज्य है उसमें उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाने से उसमें कर्मणि द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। हाँ, कोई भी प्रश्न है? प्रयोजक में प्रयोजक को क्या करेंगे? प्रयोजक में प्रथमा, क्योंकि करता है और वो उक्त है तो उसमें प्रथमा हो जाएगी। ओके, हाँ ठीक है। गुरु और शिष्य। ये देखो, ये ना देखो, आप कर्तृ तमाम कर्म की संख्या देखो, सूत्र संख्या 1449, और ये गति बुद्धि का संख्या देखो 1452। ये कर्म की ऊपर से अनुवृत्ति चलती जा रही है। 49 से 50 में आई, तथा युक्तम चाणिक्यम में आई, 50 से 51 में आई अकथित अंश, 51 अकथित अंश है। ये 52 आया गति बुद्धि वाला, कर्म संज्ञा चल रही है।
कर्म संज्ञा का ही अभी ये सारे सूत्र चलेंगे। ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा द्वितीय का सूत्र है, वो कर्मणि द्वितीय के नीचे होगा। देखो कर्मणि द्वितीय दूसरे पाद में, दूसरे अध्याय में, और कर्म संज्ञा के सूत्र बैठे पहले अध्याय में 1-4 में बैठे हैं, और द्वितीय विभक्ति लगाने के सूत्र 2-3 में बैठे, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में बैठे। तो ये पूरा अलग ही है। एक सूत्र बने हैं जो कर्म संज्ञा करते हैं, और अलग सूत्र बने हैं जो द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। ये सूत्र सबको ध्यान में आ गया मुझे लग रहा है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, ऑल क्लियर। अगले पे चलते हैं। नहीं, इन सब में कर्मणि द्वितीय लग रहा है ना। कर्म संज्ञा होती है फिर कर्मणि द्वितीय लग जाएगा। पहले कर्म संज्ञा होगी इस सूत्र के द्वारा, उसके बाद कर्मणि द्वितीय लगाएंगे ना। जी जी जी। बट कर्मणि द्वितीय का सूत्र तो उसके बाद आ रहा है ना, जैसे 2-3 अब ये सब 1 में आ गया, उसके बाद कर्मणि द्वितीय है, तो कर्मणि द्वितीय बाद में आने ये पहले कैसे लग रहा है? पहले क्यों लग रहा है? पहले तो कर्म संज्ञा हुई ना। नो 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 नो, अब जैसे ये सब 1-4 है ना। अच्छा, आप सूत्र संख्या देख रहे हो? हाँ, आप बोले ना ऐसे चेक करो, मींस दैट इज 2। पहले 1 आता है ना, 1 के पूरे खत्म होने के बाद 2 आता है। हाँ, तो सही तो चल रहा है। पहले पूरी कर्म संज्ञा हो रही है, फिर विभक्ति लग रही है। पहले संज्ञा फिर विभक्ति। संज्ञा लगने के बाद हम कर्मणि द्वितीय लगा रहे हैं ना। हाँ, तो पीछे कर्मणि क्यों बैठा है? कर्मणि द्वितीय 2 में आ गया ना। हाँ, अब हम वी हैव रेड कर्मणि द्वितीय बिफोर, तो हम लोगों को मालूम है कैसे सूत्र पहले कर्मणि द्वितीय? सबसे पहले आपको कर्तरी से तो हम कर्म ध्यान में आया, पहले वो कराया था ना। स्टार्टिंग वो करवाया, करेक्ट है। उसमें क्या था, जो भी कर्ता का उपस्थित होता है क्रिया के हिसाब से उसको कर्म संज्ञा होती है, उतना ही तो है उसमें। अब कर्मणि द्वितीय पहले पढ़े ना, बट हालांकि वो सेकंड अध्याय का सूत्र है ना, और बाकी जो अभी पढ़ रहे हैं वो सभी फर्स्ट अध्याय के सूत्र है ना। देखो, इट डजंट मैटर किसी भी अध्याय को, अपने को तो लगाने से मतलब है ना। नहीं, when this was found afterwards, जब तक कर्म संज्ञा नहीं होगी तब तक कर्मणि द्वितीय लगेगा क्या? नहीं कर्म संज्ञा हो रही है, इट इज ट्रू। अरे वो कहना चाह रहे हैं सूत्र बाद में आता है ना, तो ये पहले कैसे लगा रहे वो पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, इनको ये लगा आप ये क्या बाद बोल में रहे हो आया कि कर्म सूत्र। संज्ञा हो रही है, आप कर्म एक सेकंड, संज्ञा लगा रहे हो। एक सेकंड। श्वेता जी, आपकी बात मेरे को थोड़ी समझ में आई। अभी सिद्धि जी क्या कह रहे हैं? सिद्धि जी क्या हाँ, ये कह रही है श्वेता आंटी, ये कहना चाह, उनको ये लग रहा है कि ये सूत्र तो बाद में आया है, तो ये पहले कैसे लग गए? ये कैसे सब लगा? पहले आ गए और ये बाद में आए इन सबके, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। मेरी उनको ऐसा लग रहा है। बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये पहले लगा है। कि जगह जहाँ अपन ने कर्मणि द्वितीय लगाई है ना, सबसे पहले कर्म संज्ञा करी, फिर ही कर्मणि द्वितीय लगाई है। बिना कर्म संज्ञा के कर्मणि द्वितीय लगेगी नहीं। ओके, लिसन, मेरे को आपकी बात समझ में आई हुई है, मैं आ रही हूँ आपके पॉइंट पे, सुनो एक बार। तो जहां जहां कर्म संज्ञा हो गई थी वहां वहां अपन ने कर्मणि द्वितीय लगाना पड़ेगा ना। अब जैसे सामान्य रूप से जहाँ कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा रूल है ही नहीं, वहां पे कर्म संज्ञा हो गई। अब आपको क्वेश्चन है कि अब आगे क्या करें, तो हमने बता दिया इसमें आगे कर्मणि द्वितीय होगा, पहले ही बता दी। हाँ ऐसे, हाँ इसमें वो आगे होगा। हाँ ठीक है, अब क्योंकि वो सूत्र बाद में लिखा ना, इसलिए पूछ रही हूँ अभी कैसे अप्लाई कर रहे हो। सिचुएशन पे क्या हुआ, उस सिचुएशन पे वहीं तक बात खत्म हो गई। वो एक सूत्र लगा, फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अब आगे क्या करें। तो हमने हाँ, बताया इसमें द्वितीय लगा दो, इसका काम खत्म करें। ओके, इस जो फ्यूचर एग्जाम्पल पे में है। ये पहले, इसीलिए देखो कल एक बात है ना, सामान्य और विशेष। तो ये सारे विशेष है, ये सब विशेष है। तो विशेष का टॉपिक जब उठेगा तब विशेष के साथ कर्मणि द्वितीय बता देंगे। ठीक है, क्लियर। तो मुझे लग रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया ना गति बुद्धि। इसके बाद एक वार्तिक है, योर्ण। ये कहता है गत्यात्मक धातुओं से। जी, मुझे और एक डाउट है, कैसे आइडेंटिफाई करना वो अकर्मक धातु है? ओके फाइन। अकर्मक धातु किसको बोलते हैं? इसमें एक बार चर्चा चली थी, अगर आपको याद हो। जिसमें कोई कर्म ना हो वो अकर्मक। क्लियर, इजी। जिसका कोई कर्म नहीं है वो अकर्मक। जैसे वो हंसता है, वो हंसता है, वो क्या हंसता है? इसका कोई आंसर है? नहीं। हंसने के द्वारा किसको चाह रहा है?
नो नहीं। आंसर। ऐसी धातु है जिसमें क्या का कोई आंसर ही नहीं मिले, बेसिकली जिनमें कोई कर्म होता ही नहीं है। जैसे वो सोता है तो क्या सोता है, नो आंसर। हाँ तो हाँ ऐसी धातु है जिनके साथ कोई कर्म होता ही नहीं है, इनको अकर्मक धातुएं कहते हैं। अच्छा, तो अकर्मक में रूल कैसे अप्लाई करते हैं? आप संस्कृत में एक एग्जाम्पल के साथ बोलो ना। जैसे अभी देखो इन्होंने दिया है, अपन एक अकर्मक निकालते हैं। जो दिया है क्या कोई, छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं अपन। अकर्मक धातु जैसे अब हसती हुआ, सह हसती। अब हस में अगर अपन निच लगाते हैं, यहाँ पे निच वाला प्रॉब्लम है ना, तो हा संयति बन जाएगा संभावना निच लगने से, हा संयति। अब वो उसको हंसाता है, तो वहां पे हस धातु तो अकर्मक है, तो उसके साथ में कोई कर्म संज्ञा, अब भले वो उसको हंसाता है, जैसे अदिति नमन को हंसाती है, अदिति नमनः हासयति। अब हस धातु ऐसी है जिसके साथ कोई कर्म होगा ही नहीं, तो नमन की मैं यूं तो कर्म संज्ञा कर ही नहीं सकती हूँ, तो मेरे को हो गई दिक्कत, कैसे करूँ उसकी कर्म संज्ञा। तो ये सूत्र है मेरे बचाव में कि अकर्मक धातु भी जब ण्यंत अवस्था में हो, तो मैं हंसा रही हूँ वो हंस रहा है, तो क्या हो गया, वो प्रयोज्य करता है, उसमें आप क्या लगा, कर्मणि नमनम हासयति। अस्तु स्पष्टम? ओके, अब अपन अगले वार्तिक पे चलते हैं, पेज नंबर 94। गत्यर्थक धातुओं में से नी और वह धातुओं के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। अब इसने क्या कर दिया, गति अर्थ में बहुत सारे धातु हैं, उसमें से दो धातु को लिस्ट से निकाल दी। नी धातु जिसका शायद नयति बनता है ना, नयति अपन ने बनाया है, नयति नयतः नयन्ति उभयपदी धातु है। नी धातु और वह धातु, इन दो धातुओं को जब ण्यंत अवस्था होगी तो भी प्रयोज्य कर्म में वृत्तियां नहीं लगानी है, क्योंकि गति अर्थ में बहुत सारी धातु है, जैसे गम है, ऐसे नी है, वह है, एक ये धातु है, चल धातु है, एक ये या धातु है जिसका याति बनता है, ये सब गति अर्थ में है। तो इन सब बहुत सारे गति अर्थक में से ये दो के लिए एक्सेप्शन बोल दिया वार्तिक ने कि भाई इन दोनों के साथ प्रयोजकर्ता को द्वितीया मत लगाना। अच्छा, तो अब क्या होगी, द्वितीय नहीं होगी तो क्या होगी, तो ये बोल रहे अनुक्ते कर्तरी द्वितीया। ओके, अब मेरे क्वेश्चन का समाधान मिल गया। इसको संप्रदान नहीं मान के ये लोग दूसरा कर्ता ही मानते हैं, ये पर करता ही है ना, पर अनुक्त हो गया, जो कराने वाला है वो उक्त है, ये करने वाला है, दब गया ना, ऑब्वियसली वो बॉस, कराने वाला बॉस है, तो कराने वाला तो उक्त करता हो गया, इसमें प्रथमा लग जाएगी, और करने वाला अनुक्त करता हो गया। अपन जानते हैं अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है ना, तो यह तृतीया हो जाएगा। तो नॉर्मली नीतू आंटी ये आंसर मिल गया अपने को, नॉर्मली इसमें तृतीया लगती अगर ये नहीं होता तो, क्योंकि ये करता तो है, ये प्रयोज्य करता है, इसको अपने को संप्रदान नहीं मान के प्रयोज्य करता ही मानना चाहिए। प्रयोज्य कर्ता मानेंगे और इसमें फिर तृतीया विभक्ति लगा देंगे, क्योंकि प्रयोजक प्रधान है इसीलिए। ओके, क्लियर तो है ना, फास्ट तो नहीं लग रहा है, तो मैं वापस रिपीट कर लूंगी। ये वह धातु क्या है? जिन धातुओं में सिर्फ नी और वह लगेगा उसी में कर्म संज्ञा नहीं होगी ना, मतलब द्वितीय नहीं होगी इसमें। हाँ, जिन धातुओं में नहीं, ये दो ही धातु है, नी और वह ही धातु है, ये दो धातुओं के साथ में जब प्रेरणार्थक होगा तब द्वितीय कर्म संज्ञा नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। वह धातु क्या है? वहती, वहन करना, भार वहन करना, जो वह धातु है ना, वह। अच्छा, हाँ, ओके। वाहयति, देखो यहाँ लिखा है देवदत्तः भृत्येन भारं वाहयति। प्रयोज्य कर्ता को तृतीया लगेगी ना? हाँ ठीक है, ये अनुक्त है। मुस्कान जी, देवदत्त। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट वार्तिक। 15 मिनट अपने पास, इसको पूरा कर लेते हैं। आदि खाद्योर न है, या खाद्यो हो, एक्चुअली यहाँ पे विस्तार है, और फिर न है, न निषेध के अर्थ में ना, ये सब निषेध कर रहे हैं, इस सूत्र ने निषेध किया, उन दो में मत करो, ये भी अगला वार्तिक सूत्र नहीं, वार्तिक ये भी निषेध कर रहा है। भोजनार्थक धातुओं में से अर्थ और खाद
धातुओं के प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। ओके, तो इन दोनों में भी नहीं करेंगी। अनुक्त हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी। वटुना अन्नम आदयति, वटुना अन्नम खादयति, फाइन, तृतीया हो गई। तो ये दोनों को एक क्यों नहीं किया फिर? इट्स अ वार्तिक, ये सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है। वार्तिक बहुत सारे हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, वो एक करने वाला अभी आप कॉन्सेप्ट छोड़ दो एक बार के लिए। इट बिकम्स इजियर, एक ही रहता है ना, तो नी, वह, अद, खाद, एक पर यहाँ पे लिख में है ये भोजना। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। ओके, अस्तु अग्रे। इस सब के एग्जांपल्स आप लोग पढ़ सकते हो। आज का यही होमवर्क रख लेंगे आप लोग। एग्जांपल है इसमें कुछ है नहीं होमवर्क जैसा, छोड़ो कि आप लोग पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। तो एक और चीज आपको पता चल गई, निज को प्रेरणा में कितना यूज किया जाता है। उसकी प्रेरणार्थक विधि पूरी अलग है। उसमें चुरादिगण में निच लगाया ना, बट सैंपल था। प्रेरणार्थक निच लगाने में एकदम अलग ही सिस्टम है कि चुरादिगण में धातु है तो वो 4 प्रकार की थी, अजंत होगी तो ये वो ऐसे, और इसमें अलग है, प्रेरणार्थक में अलग हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। कारक विभक्ति, हाँ ये सेंटेंस एक्सप्लेन करना। गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भोजनार्थक तथा कर्मक से भिन्न धातु होने पर प्रयोज्य कर्ता में तृतीया आती है। सी, इसने क्या किया, गति बुद्धि वाले ने क्या किया, नॉर्मली क्या होता है, जो ये बोल रहे हैं नॉर्मल में क्या होगा। नॉर्मली जब निच लगाएंगे, नियंत अवस्था की धातु होगी, तो 2 कर्ता होंगे, कराने वाला करने वाला। तब कराने वाला प्रधान है, करने वाला अनुक्त हो गया, तो तृतीया आ जाएगी। नॉर्मली यही हो रहा था निच के सबके साथ। पर ये सूत्र है, उसने कहा रुक जा भाई, जो गति अर्थ, बुद्धि अर्थ और भोजन अर्थ और अकर्मक वाले हैं, उनमें खाली तू तृतीया मत लगा, कर्म संज्ञा कर दे। तो वो उन धातुओं के लेके चला गया। तो यहाँ पे वो लिख रहे सार कि बाकी जो धातु है उनके साथ क्या होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन उठेगा, तो बाकियों में तृतीया होगी, जो अभी अपन ने देखा। क्योंकि जब उसने मना कर दिया, कर्म संज्ञा के लिए मना कर दिया, तो ऑटोमेटिक अपन ने तृतीया डाली ना, अनुक्त करता है इसलिए तृतीया डाल दी। तो वही ये सूत्र, ये वापस माता जी लिख रही है कि शेष क्या बचा, अब जो गति आदि नहीं होंगे उन लोगों के लिए कर्म संज्ञा का ऑप्शन मिला था, शेष अनुक्त करता रहेंगे तो उसमें तृतीया। ठीक है, ओके फाइन। ये सब एक्चुअली मेरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग बहुत जल्दी समझ रहे हो, वो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं ना, इसीलिए वो भी फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं। अगर किसी के अनुकूलता हो पढ़ने की तो मेरे थोड़ी उपकार होगा मेरे ऊपर। सबके साथ उपकार कर रहे हैं, अरे एक से एक बार उपकार करो भाई। नीलम जी, कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति के भेद। अभी तक हमने जो द्वितीय विभक्ति लगाई वह किसी न किसी कारक में लग रही थी, जैसे हरिम भजति। इस वाक्य में हरिम में जो द्वितीय है वह कर्म कारक में लगी है। वैकुंठम अधिशेते, इस वाक्य में जो द्वितीय है वह अधिकरण कारक की कर्म संज्ञा होकर उसमें लगी है, और गाम दोग्धी में जो द्वितीय है वह अपादान कारक की कर्म संज्ञा होकर उसमें लगी है। किसी भी कारक में लगने वाली किसी भी विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाता है, किंतु जो विभक्तियां कारक में ना लगकर किसी पद को देखकर लग जाती है वह पद के योग में होने के कारण उपपद विभक्तियां कहलाती है। ध्यान दे कि अब जो द्वितीय दे रहे हैं वह बिना कर्म कारक के ही हो रही है। थैंक यू सो मच। उपवास शब्द का मीनिंग पता है किसी को? उपवास, उपवास का मीनिंग क्या है? अपन करते हैं ना उपवास, आत्मा के निकट वास करना। आत्मा का है, उपवास में आत्मा किस, ऊ का मतलब आत्मा है। उप का मतलब आत्मा है, वास का मतलब आत्मा है, किसका मतलब आत्मा है? वास का मतलब वास करना ही उसका प्रत्यय है बस। उप प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं, पहले लग रहा है ना सिर्फ ये है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, उपसर्ग है सॉरी। अरे इंग्लिश बोलते हिंदी भूल जाएंगे। प्रीफिक्स है, उतना ही, पद के पहले लगने वाला उपपद। उप, देखो उप का मतलब जो आपने कहा वो सही है नीलम जी, आत्मा तो अपन उसमें कल्पना कर लेते हैं, सामान्य जैसे उपवास मतलब इतना ही है, निकट वास करना,
आत्मा उपवास का उसका मतलब नहीं है, ठीक है, वो अपन अपने अर्थ में लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यूजुअली उप यानी समीप। यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो इन्होंने एक विभक्ति, दो विभक्ति के नाम दिए। एक बोला कारक विभक्ति, ठीक है, जिसमें पहले कारक संज्ञा करेंगे अपन। अपना क्या बोल रहे हैं, इसमें कर्म संज्ञा होगी, इसकी कर्म संज्ञा होगी, तो अपन ने उसको कारक बनाया, फिर इसमें विभक्ति लगी। ऐसी जो विभक्ति है वो कारक विभक्ति है। अब हम कुछ ऐसी विभक्ति पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कारक नहीं बनाएंगे, उसमें डायरेक्ट द्वितीया लगा देंगे। वो हो सकता है उस सेंटेंस में वो कारक ही नहीं है, फिर भी हम उसमें विभक्ति लगाएंगे बिना कारक के ही। क्यों? ऐसी विभक्ति को बोलते हैं उपपद। उप यानी समीप। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके समीप होने पर अगर वो पद इज नियर द शब्द, उस शब्द में द्वितीया लग जाएगी। किसके समीप? वो अभी ये लोग बताएंगे कौन से शब्द हैं ऐसे। इन शब्दों के समीप रहते हुए इन सब में द्वितीया लग जाएगी। अभी देखना अपन, बढ़िया मैजिकल काम होने वाला है। ये उपपद द्वितीया विभक्ति रहेगी। इसका पहला सूत्र कर लेते हैं, अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण के साथ प्रतियोगी वाचक शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अंतरा और अंतरेण, अंतरा यानी बीच में, अंतरा बीच में बेसिकली। ये दो शब्दों को क्या इन्होंने कहा कि इसके साथ एक्चुअली यहाँ पे अनुयोगी प्रतियोगी, ये भी न्याय का कॉन्सेप्ट है। यूं देखा जाए तो प्रतियोगी जो शब्द होगा यहाँ पर, प्रति अनुयोगी एक अनुस्रोत और एक होता है प्रतिशत। प्रति इज ऑलवेज द ऑपोजिट। तो जो ऑपोजिट होगा, जैसे दो चीजें हैं, इन दोनों के बीच में जो ऑपोजिट होगा, प्रतियोगी वाचक जो शब्द है उसमें द्वितीया होगी। अब देखते हैं माता जी इसको अच्छा एक्सप्लेन भी कर रही है, उसको पढ़ते हैं अपन। मुस्कान जी पढ़ेंगे। त्वां मां च अंतरा हरि, वो तुम्हारे छोड़ और दो, मेरे बीच में एक संबंध से पढ़ना। एक संबंध के दो संबंधी होते हैं। इनमें प्रधान को अनुयोगी कहते हैं और अप्रधान को प्रतियोगी कहते हैं। उपपद विभक्ति प्रतियोगी वाचक शब्दों से ही आती है। प्रधान अप्रधान को इस प्रकार पहचानिए। त्वां मां च अंतरा हरि, इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं है। जहाँ कोई क्रिया ना हो वहां अस्ति क्रिया को जोड़ लेना चाहिए। अतः इसमें अस्ति क्रिया को जोड़ लिया और वाक्य बनाया, त्वां मां च अंतरा हरि अस्ति। अब देखें कि अस्ति क्रिया का कर्ता हरि है, अतः क्रिया को करने के कारण और तिंग से उक्त होने के कारण वही यहाँ प्रधान है। त्वां अप्रधान है, जो अप्रधान होता है उसी से उपपद विभक्ति होती है। ऐसा आगे के बिना सुख एक मिनट यही रखूंगा। देखो इन्होंने क्या बोला, दो किसी भी संबंध में दो साइड्स हैं, एक अनुयोगी एक प्रतियोगी। जो प्रधान है वो अनुयोगी हो गया और जो अप्रधान है वो प्रतियोगी हो गया। बोला कि अप्रधान अप्रधान कैसे जुड़े। अब जैसे यहाँ पे जो वाक्य आया, त्वां मां च अंतरा हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। यहाँ पे मतलब हरि यानी भगवान, तो तुम और मेरे बीच में भगवान है। अब भगवान है तो है क्या हो गई, क्रिया अस्ति। अब है कौन, कर्ता कौन है इस क्रिया का, है कौन, तो हरि। तो कौन हो गया प्रधान कर्ता, कर्ता कौन है, हरि। हरि प्रधान हो गया तो तुम और मैं अप्रधान हो गए। तुम हमारे मेरे बीच में है तो हम दोनों अप्रधान हो गए और हरि प्रधान हो गया। और इन्होंने क्या बोला, जो प्रतियोगी है उसमें द्वितीया होती है, तो हम दोनों अप्रधान हो गए तो हम दोनों में द्वितीया हो जाएगी। इसलिए त्वाम जो है ये द्वितीया का रूप है, त्वाम। और त्वाम माम मेरे, द्वितीया विभक्ति। अगर अब देखो यूजुअली मेरे बोलते षष्ठी लगती है क्योंकि ये कोई कारक ही नहीं है, यहाँ पे क्रिया से कोई संबंध ही नहीं है। देखो एक्चुअली तुम्हारा और मेरा है से कोई संबंध नहीं है से संबंध खाली हरि है। कौन, हरि। उससे मेरा और तुम्हारा ना कोई संबंध है, तो हम कारक है ही नहीं यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ विभक्ति नहीं लगाएंगे तो प्रयोग कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ उपपद विभक्ति आ गई। अगर अंतरा शब्द है तो उन दोनों में जो भी प्रतियोगी होंगे, अंतरा शब्द के योग में जो भी दोनों
अप्रधान होंगे उनमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो ये क्यों हुआ? अंतरा शब्द के निकट होने के कारण, अंतरा शब्द इस वाक्य में है, इसीलिए तुम और मेरे में द्वितीय लगी ना, अंतरा शब्द के पास में होने के कारण। तो उप पास में, उपपद किसी पद के पास में होने के कारण जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। थोड़ी स्पष्टता मिली इसमें, क्योंकि अंतरा शब्द यहाँ था इसीलिए द्वितीय का ऑप्शन मिला, वरना तो मिलता ही नहीं। तो अंतरा शब्द के पास में होने के कारण यह द्वितीय लगी। तो एक पद का पास में होना, उपपद, उपपद होने से जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है? क्लियर है। क्लियर है इसीलिए जी। ओके, अब आगे चलते हैं। दो शब्द इन्होंने बोला इस सूत्र में, अंतरा और अंतरेण। अंतरेण यानी बिना। तो यह इन्होंने दिया है, अंतरेण हरिम सुखम नास्ति। भी अंतरेण यानी बिना, बिना हरि के सुख नहीं है। अब नहीं है क्रिया है नास्ति, न अस्ति, अस्ति क्रिया है यहाँ भी, क्या नहीं है भाई, सुख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हरि का कोई संबंध ही नहीं है होने से, सुख का ही संबंध है। पर फिर भी क्योंकि अंतरेण के निकट हरि है इसलिए हमने हरिम, हरि में द्वितीय विभक्ति लगा दी, उपपद द्वितीय लगाई है। क्या हरि की कर्म संज्ञा नहीं है, ये ध्यान रखो, क्या हरि की कर्म संज्ञा नहीं है, इस पर फिर भी इसमें द्वितीय लगाई। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। द्वितीय विभक्ति देखते ही हम ये ना सोचे कि इसकी कर्म संज्ञा हुई है इसलिए द्वितीय लगी। कई बार बिना कर्म संज्ञा के भी द्वितीय लगानी पड़ती है जब उपपद विभक्तियां यूज होती है तब। थोड़ा आज डोज हैवी हो गया लग रहा है, व्यंत भी आ गया, उपपद भी आ गया, फिर भी क्लियर तो हो रहा है चेहरे देखकर, पर फिर भी थोड़ा सा अभी घूम रहा है आई थिंक। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज, सेम रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ, प्लीज एक बार अपने शब्दों में लिखने का जरूर प्रयास करना। लिखोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। लिखो, ड्रॉ करो, कुछ भी करो, बट पुट इट इन पेपर, पुट इट इन राइटिंग, अपने शब्दों में। बेसिकली अपने शब्दों में आपको क्या समझ आया इन सूत्रों का सार, इन्हें लिखे। एक तो गति बुद्धि वाला, उसके बाद दो वार्तिक तो एकदम सीधे सीधे ही है, उसके बाद अंतरा अंतरेण युक्त ना उपपद वाला, ये दोनों ध्यान में ले लेंगे एक बार, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे उपपद के ही सूत्र है, उपपद के और 4 सूत्र। यहाँ पे प्रेपोजिशन जहाँ आ रहा है वहां लगाना। प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन तो फिर ये हो गया अप, अंडर, इन, आउट, अधिकरण के हो गया ना। ऊपर नहीं, के ऊपर, के बिना, के भीतर, ऑल दो सेंटेंसेस आर देयर वो नो। आगे ही आप उसको, मतलब वो अलग वार्तिक है, मैंने अभी उसको टच ही नहीं किया। अभी अपन खाली अंतरा अंतरेण युक्त ले रहे हैं। समथिंग व्हिच इज शोइंग कंजंक्शन, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है सेंटेंस में अंतरा अंतरे आना, क्या कि आना ही है। वो क्लियरली बोल रहा है ना सूत्र, अंतरा अंतरे होगा तो ही लगाना है। अच्छा, सूत्र स्पेसिफाई कर रहा है, अंतरा अंतरेण युक्त, इन दो शब्दों के साथ होने पर ही आपको लगाना है द्वितीय। ठीक है, तो उसके पास में जो है उसको द्वितीय विभक्ति लगाना है। उसमें पास में नहीं, प्रतियोगी आया ना शब्द, प्रतियोगी वाचक शब्द में द्वितीय होगी। अच्छा, मींस हाँ, अप्रधान जिनके होंगे, हाँ, जो अप्रधान होंगे उनमें हो जाएगा। अस्तु, जो वो नीचे है ना, ऊपर नीचे, वो अभी लिया नहीं है मैंने, वो एकदम नहीं, इजी आता है उसको। दोनों सेटिस्फाइड करना ना, अप्रधान भी रहना एंड उसके निकट वो अंतरा या अंतरेण रहना। These two rules have to be satisfied, no? यस यस, वही सूत्र देखो, अंतरा और अंतरेण के साथ प्रतियोगी वाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, यस, ओके। तो आज ये सूत्र तक रखते हैं, कब हम कल अपन अगला वार्तिक से स्टार्ट करेंगे। कल कंप्लीट करना है पद द्वितीय। ओके, कल करेंगे। कल संडे है, क्या है आप लोगों का विचार, क्या करना है? लॉकडाउन ही है ना वैसे, चलेगा। हम तो पूरा हफ्ता ही फ्री है भाई। ठीक है, क्या करें, 2 घंटा करते हैं क्लास सिद्धि जी। नहीं, इतना तो नहीं है। नहीं, इतना आप हो तो भी मेरा ही सबसे बिजी हफ्ता है सच बोलूं तो, ऊपर 15 जन बैठे हैं सही पर बात है। चल रहा है। ठीक है, ओके फाइन। सो कल वापस अपन क्लास रखेंगे, संडे है तो भी आई एक्सपेक्ट आप लोग सब याद रखना प्लीज, मुझे मत भूलना, और संडे को वापस कार्यक्रम में ज्वाइन करना। 19 को हॉलीडे रहेगा आपको, ओके, 19 एक दिन हॉलीडे करना पड़ेगा।
बाकी वी कैन नहीं, कंटिन्यू, कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी करना है। टाइम यही रहेगा कल भी। आप लोग बोलो जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एक बार आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आज की क्लास यही रखते हैं।